नमस्कार। जानकारी और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के संघर्षों, उनके मूल्यों और सिद्धांतों पर। 2 अक्टूबर 1869 जब गुजरात के पोरबंदर के एक साधारण सी गली में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था मोहनदास करमचंद। ये बच्चा दुनिया को एक दिन अहिंसा का पाठ पढ़ाएगा, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हुआ एकदम ऐसा ही। महात्मा गांधी ने जिस तरीके से जो देश के जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसको हिलाने का काम किया और घुटने टेकने पड़े इस साम्राज्य को। आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गई, इसमें काफी कुछ संघर्ष थे, काफी बलिदान भी हुए। उसके साथ ही साथ संघर्षों की वजह से आज हम स्वतंत्र देश में जी रहे हैं। गांधी जी के क्या कुछ ऐतिहासिक योगदान थे भारत के निर्माण में, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, आपका आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब, जब आज हम गांधी जी को याद कर रहे हैं तो उनका जो जीवन संघर्ष था, यूं तो पूरी दुनिया उनको अहिंसा का एक पुजारी मानती है, लेकिन आप उनके जीवन संघर्षों को कैसे देखते हैं? देखिए, महात्मा गांधी का जो जीवन संघर्ष है या महात्मा गांधी के होने का जो मतलब है, जो अर्थ है, अगर इसको इस तरीके से भी देखें तो वो बहुत ही बड़े कैनवास की बात है। वो इस मामले में बड़ा कैनवास है कि जब महात्मा गांधी भारत की सार्वजनिक जीवन में, भारत के सार्वजनिक जीवन में आते हैं, पब्लिक स्फीयर में आते हैं, उस समय भारत में औपनिवेशिक राज्य था। हम जानते हैं कि हम उपनिवेश थे, गुलाम थे जिसको कहते हैं हम लोग। तो गुलामी के दौरान जो सबसे बड़ी बाधा थी वो ये कि हिंदुस्तान के लोगों में आजादी को लेकर के उस तरीके की बेचैनी या तड़प नहीं थी जैसी कि होनी चाहिए। ठीक है। और लोग का मतलब जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे एक स्वाभाविक तौर पर स्वीकार कर रहा था या उसे मान रहा था कि ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है या कुछ इस तरह की चीजें। तो उसके अंदर जो आजादी की आग होनी चाहिए कि पैदा होना और पैदा होकर के स्वतंत्र होना ये हमारा स्वाभाविक अधिकार है, ये इसे दुनिया के सब लोगों का अधिकार है, इस तरह की भावना की थोड़ी कमी थी। तो महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान है उसमें ये है कि हिंदुस्तान की आम आवाम के बीच में, किसानों के बीच में, गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में वो इस तरह की आग जगा पाए कि आजादी के बगैर मनुष्य का जीवन अधूरा है। ठीक है। और जिस समय हिंदुस्तान की सियासत में गांधी आते हैं और वो तमाम आंदोलन करते हैं, उस समय तक आप देखेंगे कि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने वाली एक आवाम थी या कांग्रेस पार्टी थी, गांधी के आने से पहले तक वो कुछ एलीट लोगों का एक समूह हुआ करता था, जिसे गांधी ने उस एलीट लोगों से, अभिजन लोगों से आगे बढ़ा करके हिंदुस्तान के गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक उसको पहुंचाया। और गांव में, ढाणी में चरखा काटने वाला आदमी, अपना काम करने वाला आदमी, उसे ये आभास हुआ कि वो भारत की आजादी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहा है। तो जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक सामूहिक जो मनोविज्ञान था आजादी का, वो गांधी ने पैदा किया। बिल्कुल। सर, जब हम आज गांधी की बात कर रहे हैं तो हम गांधी के शुरुआती दौर की भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम उस वक्त को, उस वाकये को याद करते हैं जब महात्मा गांधी एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट भी था, लेकिन उनको नस्ल भेद के कारण उनको उस ट्रेन से बाहर धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया। अगर वो घटना ना घटित होती तो क्या लगता है आज जो भारत का इतिहास है, जो हिंदुस्तान का इतिहास है, वो कुछ और होता? ठीक बात है कि वो घटना हुई और इसकी वजह से गांधी के विचारों में एक निर्णायक
जी। बिंदु उपस्थित हुआ, तो दुनिया में देखेंगे कि हर घटना के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई प्रस्थान बिंदु होता ही है। तो इस तरीके से भी कुछ लोग देख सकते हैं कि ये घटना न हुई होती तो इतिहास कुछ और होता, इस तरह की बात है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि भारत की आजादी में गांधी की जो भूमिका है और उनकी जो अहिंसा को लेकर के, सच्चाई को लेकर के और एक अहिंसक रास्ते को लेकर के लड़ने की जो जिद है जी, उसका सारा दारोमदार सिर्फ एक घटना पर आप नहीं कर सकते। घटना प्रस्थान बिंदु जरूर हो सकती है और है प्रस्थान बिंदु, लेकिन गांधी जिस तरीके से हिंदुस्तान से लेकर के अफ्रीका तक जहां वो वकालत करने गए, वो जो नस्ल भेद देख रहे थे, और नस्ल भेद को अगर दूसरे तरीके से भी कहें तो मनुष्य और मनुष्य के बीच का जो अंतर देख रहे थे, वो अंतर धीरे धीरे वह गांधी बना रहा था जो हमको मिला इतिहास में। और उस बन रहे गांधी में और हर एक बड़ी घटना के घटने में कोई एक बिंदु होता है जो घटना को धक्का दे देता है। मुझे लगता है वो जरूरी भी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में बड़े से बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम होती है। तो कहीं ना कहीं जब तक कोई एक केंद्र बिंदु होता है, जब कोई बात लगती है, तभी आदमी उस दिशा में बढ़ता है। तो मुझे लगता है यही एक टर्निंग पॉइंट रहा महात्मा गांधी के लिए। बिल्कुल। और जब महात्मा गांधी 1915 में उन्होंने भारत का रुख किया, भारत की तरफ आए, वो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन था उसमें हिस्सा लिया। तो आपको सर क्या लगता है कि जब शुरुआती दौर में महात्मा गांधी आए, इतना विशाल देश, इतनी तरीके की संस्कृति, इतने तरह के लोगों को उनसे मतलब बातचीत करना, उनको समझना और उनको इस बात के लिए कन्विंस करना कि दरअसल हमारी लड़ाई किससे है, कैसे ये चीजें कर पाए वो? इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही कि इतना बड़ा देश है और इतनी तरह की संस्कृतियां हैं। तो गांधी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवृत्त होने से पहले आप देखेंगे कि उन्होंने करीब 4 साल तक हिंदुस्तान की यात्राएं की। ठीक है। और वो रेल के जरिए, वो बैलगाड़ी के जरिए, वो पैदल चलते हुए, जो कि इस महादेश को समझे बगैर देश में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो गांधी के लिए ये सबसे जरूरी था, और जो उन्होंने किया वो ये कि पहले इस महादेश की आत्मा को समझा जाए। ठीक है। और ऐसा करते उन्होंने देखा कि हर थोड़ी दूरी पर, थोड़े अंतराल पर महादेश के लोगों का स्वभाव बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, बोली विचार बदल जाता है। तो ये 4 साल की यात्रा करते हुए मैं समझता हूं कि गांधी उस बुनियादी सूत्र को तलाश रहे थे, और जो तलाश लिया उन्होंने कि जो अलग अलग दिखने के बावजूद पूरे देश को एक ऐसे बंधन में बांध रहा था जो कि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए बहुत जरूरी था। जी। तो उन्होंने उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक यात्राएं की। उसी में उन्होंने हिंदुस्तान की आम आवाम के असली संकटों को समझा कि ये जो अंग्रेजों के साथ लड़ने की ऐतिहासिक जरूरत है, उस जरूरत में हमारे लोग खड़े कहाँ हैं। ठीक है। मतलब आपने जिस तरीके से कहा कि महात्मा गांधी ने आवाम से बातचीत की, उनके साथ में घुले मिले, उनको समझा, क्या कुछ समस्याएं थी इनको भी समझना। मुझे लगता है उस दौर में एक जो बहुत बड़ी विकट समस्या थी, कहीं ना कहीं वो जो अछूत की बात होती थी, अस्पृश्यता की बात होती थी। ऐसे में महात्मा गांधी इस अस्पृश्यता से कैसे लड़े और इस भावना को कैसे लोगों के दिलों से मिटाया? गांधी जी की एक जो बहुत बड़ी खासियत है कि उनके अंदर एक बहुत ही ताकतवर जिद मौजूद थी। तो आप देखेंगे कि गांधी भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, उनको हवा में देखने के बजाय उसके सूत्रों को जनता में, समाज में तलाशते हैं कि कैसे वो जुड़ी हुई चीजें हैं। इसीलिए गांधी के आंदोलन के दौरान, आंदोलन खत्म होने के बाद बीच बीच में एक ऐसा गैप आता है कि गांधी सक्रिय राजनीति से और सक्रिय आंदोलनात्मक गतिविधियों से रचनात्मक गतिविधियों की तरफ चले जाते थे।
तो आप देखेंगे कि 20 के दशक में 24-25 के आसपास वो सब छोड़ करके गांव में एक तामीरी काम करने चले जाते हैं और उस समय उनके भाषण का, बातचीत का, आलेख का मुख्य मुद्दा होता था कि गांव में कैसे एक आत्मनिर्भरता आए, लोगों की रोजी रोटी के सिलसिले में। या बीच बीच में जब उन्होंने वो केरल में गए और वहाँ उन्होंने एक आंदोलन किया, वहाँ केरल के लोगों ने कि एक मंदिर के आसपास दलितों का आना जाना भी प्रतिबंधित था, तो वहाँ दलित आंदोलन कर रहे थे, तो गांधी जी वहाँ गए और उस आंदोलन को समर्थन दिया, अंततः जीत मिली। ठीक है। तो गांधी जी सामाजिक रूप से जो असमानताएं थी, ऐतिहासिक रूप से जो कहना चाहिए कि पक्षपाती समाज उनको मिला था, तो उन्हें उनके सामने ये स्पष्ट था और ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी कि इन असमानताओं को, इन पक्षपात को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक भारत की कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं खड़ी हो सकती और इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन लक्ष्य को लेकर आप सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते जब तक कोई चेतना नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तब तक। बिल्कुल ठीक बात। जब हम गांधी की बात करते हैं सर, तो सबसे जो पहली बात आती है वो उनके अहिंसात्मक जो एक सिद्धांत उन्होंने दिया उस पर बात आती है। आपको क्या लगता है सर कि जब ये देश लड़ रहा था, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहा था, बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, बहुत सारे लोगों ने जाने गंवाई, ऐसे में उस वक्त क्या ये जो अहिंसा शब्द था कितना प्रासंगिक था? और इस पर थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं कि जो अहिंसा का जो सिद्धांत गांधी जी लेकर के आए वो आगे चलकर किस तरीके से पूरी दुनिया ने उसको अपनाया। देखिए, अहिंसा का जो सिद्धांत है वो गांधी, मैंने कहा कि गांधी ने हिंदुस्तान को पहले समझा। अगर आप ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में, जबकि दुनिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी, जो उस समय की सबसे आधुनिक, उस समय की अपडेटेड हथियारों की तकनीक थी, फौज थी, संचार व्यवस्थाएं थी, उससे वो थी, उसके सामने अगर आप फौज खड़ा करके लड़ेंगे तो उसे कुचलना ब्रिटिश हुकूमत के लिए, या कोई हुकूमत हो, किसी भी हुकूमत के लिए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत सबसे ताकतवर औपनिवेशिक ताकत थी, तो उसके लिए बहुत छोटी मोटी चीज थी। दूसरा ये है कि हमारे वे लोग जिनके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए अनाज तक भी आसानी से मुहैया नहीं था, जिनके पास जूते नहीं थे ठंडी वगैरह में पहनने के लिए, जिनके पास ठीक से कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, तो ऐसे लोगों को लेकर के आप कोई बम बारूद और गोला की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। बड़ी बात है। तो इस हुकूमत के खिलाफ आत्मबल से लड़ाई लड़ी जा सकती थी और आत्मबल चेतना के साथ में लड़ सकती थी। और ये आत्मबल हिंदुस्तान में ऐतिहासिक तौर से चला रहा था। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के ऊपर जो ऐतिहासिक असर है वो एक भक्ति आंदोलन का असर है। तो जैसे हमारा स्वतंत्रता आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक अखिल भारतीय आंदोलन था, उससे पहले हमारा एक भक्ति आंदोलन हो चुका था और उसका भी अखिल भारतीय स्वरूप था। भक्ति आंदोलन भी जो सबसे गरीब गुरबे लोग थे, जो सबसे असहाय थे, साधनहीन लोग थे, जो अपने रोजमर्रा के कामकाज में अपना जीवन खपा देने वाले लोग थे, उन लोगों की संस्कृति और उनका शोषण करने वाली संस्कृति के बीच में एक तरह की सांस्कृतिक लड़ाई थी। और वो कबीर ने, सूर ने, तुलसी ने, जायसी ने, मीरा ने, रसखान ने, तमाम ऐसे हमारे कवियों ने मिलकर के वो लड़ाई लड़ी। तो वो पैटर्न मुझे लगता है कि गांधी की लड़ाई में उसकी एक भूमिका है। ये अनायास नहीं है कि गांधी बार बार तुलसी की तरफ जाते हैं, और तुलसी की तरफ न सिर्फ गांधी जाते हैं बल्कि गोखले भी जाते हैं और दूसरे आजादी के आंदोलन के दौरान दूसरे नेता भी जाते हैं। तो जो ऊर्जा है, जो लड़ने की ताकत है, साधनहीन लोगों द्वारा सबसे ताकतवर लोगों से जो लड़ने की तकनीक, ऊर्जा है, वो आत्मबल से संभव थी, अहिंसा संभव थी। बिल्कुल। डॉक्टर विशाल, आपसे अगर जानना चाहेंगे कि जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयां लड़ रहे थे सभी, पूरा देश एक हो रहा था, ऐसे दौर में आपको महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन ऐसा मजबूत आंदोलन लगा जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनको लगा कि नहीं, ये आंदोलन कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत पर आखिरी कील साबित होगा?
नहीं, ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो सन 42 का जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो एक ऐसा आंदोलन है जिसने ब्रिटिश हुकूमत को यह एहसास दिला दिया कि लंबे समय तक आप हिंदुस्तान में शासन नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वजह भी थी हालांकि उसकी, वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और उनका अलायंस जीत जरूर गया, लेकिन आंतरिक रूप से वो मुल्क भी बहुत कमजोर हो गया। दूसरा, हिंदुस्तान में जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, जो एक तरीके से जन आंदोलन का रूप ले चुका था, कि गांवों तक में, छोटे छोटे संस्थानों तक में लोगों के अंदर आग लग चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में जो गांधी की भूमिका थी और गांधी की अगुवाई में ये सब हो रहा था, तो वो एक ऐसा है ऐतिहासिक तौर पर, बल्कि कहेंगे कि जो नौसेना का विद्रोह हुआ उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की चेतना की एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन उन्होंने जो शुरुआती दौर में सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन किए, उसकी भी भूमिका कम नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरीके से सर, एक जो हम देखते हैं मूवमेंट आज भी कई बार लोग चलाने को आतुर रहते हैं। जब भी कभी कोई धरना प्रदर्शन होता है, लोग सत्याग्रह करते हैं। गांधी जी का एक बहुत बड़ा औजार कह लीजिए आप, कि अगर आपको किसी भी लड़ाई लड़नी है और जीतना है आपको किसी भी ताकतवर हुकूमत से हो, सरकार से हो या फिर किसी व्यक्ति से हो, तो आप सत्याग्रह कीजिए। सत्याग्रह क्या कहता है? सत्याग्रह को थोड़ा सा आप अपने शब्दों में डिफाइन करें। देखिए, सत्याग्रह जो गांधी जिस अवधारणा पर काम कर रहे थे, वो एक बाहर की लड़ाई से ज्यादा वो एक आंतरिक रूप से आपको तैयार करता था। वो आजकल तो बहुत सारे लोग मतलब लोगों का स्वार्थ पूरा नहीं होता, कह देते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। ऐसा गोया लगता है कि सत्याग्रह कोई एक ऐसा हथियार है जिससे सामने वाले के सर पर फोड़ देंगे और सामने वाला ढेर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। सत्याग्रह जो है वो एक तो अपने की अवधारणा पर वो है कि जो कुछ भी सब है वो सब अपना है जी। वो किसी अदराइजेशन, एक अन्यीकरण की अवधारणा पर नहीं होता, और उसका एक गंभीर मानवीय सरोकार है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन पक्षों से आप लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं या एक तरह की मुखालफत कर रहे हैं, उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है। असल और वो धर्म, जाति, क्षेत्र, जेंडर, इसकी लड़ाई, इसके संकुचित दायरे से बाहर की चीजें सत्याग्रह। तो इन सारे संदर्भों को जब आप समुच्चय में करके देखेंगे कि एक उदार मनुष्यता, एक उदार भावना जिसमें जिससे लड़ रहे हैं उसके विचार के खिलाफ हैं, उसकी शोषण पर आधारित व्यवस्था के खिलाफ हैं, लेकिन एक व्यक्ति के बतौर उसके खिलाफ नहीं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई नुकसान कर दे, उसका कोई निर्णायक ऐसा काम कर दे कि उस सिनेरियो से गायब हो जाए। इस तरह की सत्याग्रह की अवधारणा नहीं है। तो बदकिस्मती से अभी कम इस बात पर बात होती है। हमने देखा जिस तरीके से भारत बड़े संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली, जिस तरीके से हमारे बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से अपना बलिदान दिया, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको आज भी हम याद करते हैं, और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। ऐसे में जब संविधान बनने की भी बात आई कि चलो देश आज़ाद हो गया, अब देश को चलाने के लिए अपना एक संविधान होना चाहिए, अपनी एक जो है भावना, एक मूल चीजें होनी चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए, उस पर काम किया जाने लगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि महात्मा गांधी के जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो महात्मा गांधी की उसमें क्या कुछ भूमिका रही? ऐतिहासिक तौर पर तो महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ठीक है। लेकिन जो हिंदुस्तान की संविधान सभा थी, वो अंततः उसी आंदोलन की उपज थे जो गांधी की अगुवाई में स्वतंत्रता आंदोलन चला था। इस कारण हिंदुस्तान का जो संविधान बना और 50 में लागू हुआ, जिससे हम एक गणतंत्र हुए, वो आंदोलन आप देखेंगे कि जो गांधी की हिंदुस्तान को लेकर के कल्पना थी, जिसमें जाति या धर्म या जेंडर के वर्चस्व को गांधी बिल्कुल सिरे से नकारते थे, और वो एक सेकुलर, एक धर्मनिरपेक्ष
समाज और देश का निर्माण करना चाहते थे, तो भारत का जो संविधान है, उसका प्रीएम्बल है, उस शुरुआती दौर की जो सब सारी पूरी की पूरी बहस है, वो गांधी की मंशा के अनुसार ही लगभग वो जो दूसरे यूएसएसआर से या यूरोप के देशों से भी जो चीजें हमने ली वो किया। दूसरा ये है कि जो बिल्कुल शुरुआती दौर में तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो ग्राम स्वराज की, जो ग्राम पंचायतों का अवधारणा थी, हाँ, वो गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा थी और एक तरह से आत्मनिर्भरता की, गांवों की आत्मनिर्भरता की अवधारणा थी, और एक ग्राम स्वराज की, ग्राम स्वशासन की अवधारणा थी। वो बाद में भारत की सरकार ने और संविधान में वो हुआ, जिसकी वजह से आज हम ग्राम पंचायतें वगैरह आप इस स्तर पर देखते हैं। तो गांधी उसमें उसके सदस्य नहीं थे, लेकिन गांधी इतना बड़ा कैनवास थे कि गांधी की विजन से बाहर जाकर के कोई काम करना संभव नहीं था। जी, ठीक है। हम उनके अंतिम पलों पर बात करते हैं। जिस तरीके से 30 जनवरी 1948 को जब उनकी हत्या कर दी गई, पूरा देश स्तब्ध रह गया, पूरी दुनिया सन्नाटे में चली गई। ऐसे में आप उनके अंतिम पलों को कैसे याद करते हैं? देखिए, उनके अंतिम पलों को आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका था, और हिंदुस्तान में एक राष्ट्रवाद की दो अलग अलग धाराएं आपस में लड़ रही थीं। एक सांप्रदायिकता की तरफ, धर्म का इस्तेमाल करके एक सांप्रदायिकता की तरफ जा रही थी, और एक हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहती थी, जिसमें सभी जातियों, सभी धर्मों के लोग बेखौफ तरीके से रहे। ऐतिहासिक तौर पर उन दिनों दंगे बहुत हुए, और गांधी ने 47 के बाद, अगस्त 47 के बाद जो कुछ अनशन किए, वो सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ किए। जी, नोआखाली में वो तो बहुत मशहूर ही है कि हाँ, वो आज़ादी के समय वहाँ थे। तो उनका ये था कि ये जो धर्म का इस्तेमाल करके एक सांप्रदायिकता है, वो उससे उनकी एक बेहद असहमति थी जी। और वो इसको कहीं से भी ठीक मान, यद्यपि कि गांधी एक धार्मिक व्यक्ति थे, गांधी रोज प्रार्थना सभाएं करते थे, गांधी जो है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, वो एक वैष्णव थे, और इस तरह की भक्ति आंदोलन से के जो मूल्य हैं उनको लेकर के वो बात करते थे। लेकिन गांधी धार्मिक थे, सांप्रदायिक नहीं थे। बिल्कुल। और वो देख रहे थे कि आजादी के बाद जिस तरीके से एक सांप्रदायिक ताकतें भी सर उठा रही हैं, उसके खिलाफ ठीक है, गांधी वो कर रहे थे। और ये इतिहास का एक तथ्य है कि इसी तरह की एक सांप्रदायिक ताकत ने उनकी हत्या कर दी। सर, हम वर्तमान में देखते हैं पूरी दुनिया उनको मानती है। जब भी कोई, हम देखते हैं कोई राष्ट्राध्यक्ष कोई दुनिया से आता है तो महात्मा गांधी की समाधि पर जाता है, मत्था टेकता है उनके सामने, उनकी समाधि के दर्शन करता है। ऐसे में आज भी कुछ विचारधाराएं ऐसी भी हैं जो गांधी जी के जो आदर्श हैं, यो कहीं उनके सिद्धांतों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोधाभास रखते हैं। उन लोगों को आप कैसे देखते हैं, और क्या लगता है कि आपको, क्या ये जो विरोधाभास है वो जरूरी लगता है आपको? देखिए, विरोधाभास तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसे ये माना जाए कि वो समाज में या डेमोक्रेसी में कोई अजूबी चीज है। ठीक है। तो गांधी का विरोध हो सकता है, गांधी के विचारों की आलोचना हो सकती है, और गांधी ये बात हमको समझनी चाहिए कि मनुष्य थे, देवता नहीं थे। बिल्कुल। तो इस नाते उनकी विचारों की आलोचना हो सकती है, लेकिन गांधी की जो मंशा थी कि एक ऐसा मनुष्यता पर, उदारता पर आधारित समाज हो, यदि कोई विचार गांधी के विचारों की आलोचना करते करते एक तरह के कम्युनल, एक तरह के फासिस्ट, एक तरह के हत्यारे विचार का समर्थन करे, तो वो सिर्फ गांधी के लिए नहीं, वो मनुष्यता के लिए भी एक बहुत खतरा है। तो ये जरूर देखने में आया है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं, लोग क्या ताकतें हैं जो गांधी की हत्या को जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं से नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी दुनिया भर में ये बाकायदा एक स्थापित विमर्श है कि अगर 20वीं शताब्दी में आप हिटलर को जानते हैं, आप मुसोलिनी को जानते हैं, कि उनकी सदी के रूप में जानते हैं,
तो 20वीं शताब्दी उन सबसे ऊपर, उन सबसे बड़ा कैनवास के साथ गांधी की भी सदी है। बिल्कुल। और जिससे पूरी दुनिया हिंदुस्तान के बारे में जब वो सोचते हैं, हिंदुस्तान के बारे में कोई अवधारणा बनाते हैं, तो उसमें गांधी उनके सामने सबसे बड़ा मॉडल है, निकल करके आते हैं गांधी बिल्कुल ऑर्डर मॉडल है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले दिनों न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी वो हुए हैं। तो वो अमेरिका में है, लेकिन वो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, गांधी और नेहरू के विचारों को वो वहां कर रहे हैं। इसका मतलब कि गांधी के जो विचार हैं वो समूची मानवता के लिए है, और समूची मानवता पूरी दुनिया की। बिल्कुल। तो महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं, जो सिद्धांत है, समूची मानवता के लिए बेहद अहम है। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो गांधी जी के दर्शन पर, गांधी जी के संघर्षों पर आपने इतनी जो है शालीनता से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। तो दोस्तों, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने जिस तरीके से जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम योगदान दिया, उनका जो सिद्धांत है, उनको आप सभी को जानना और समझना चाहिए। और उसका सबसे सीधा साधा तरीका यही है कि आप उनकी किताबों को ला करके पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए। क्योंकि जब आप उनके विचारों को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, और दुनिया में बड़ी सी बड़ी लड़ाई को सिर्फ अहिंसा से ही जीता जा सकता है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।